यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करने वाले हैं MSN के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो नॉर्सेट 8 में आने के साथ साथ जिनका अपकमिंग रेलवे, GNC, NHM या UPSSC के थ्रू जो नर्सिंग के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। जो भी लोग क्लास में नए हैं, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाएँ। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात के लिए परमानेंट नर्सिंग वैकेंसीज़ निकली हैं। 5 मार्च से है जो फॉर्म भरे जाने हैं 20 मार्च तक। जिनके भी पास गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो वो लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। गुजरात में अभी बम्पर वैकेंसीज़ निकली हैं, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्पेशली जिनके पास गुजरात नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। आज की क्लास में हम मेनली बात करेंगे जितनी भी जो डिसीज़ होती है उनके बेस्ड ऑन साइन सिम्टम क्या मैनेजमेंट किया जाता है। हम बात करेंगे कि नॉर्सेट जब आपका अभी इतने जल्दी होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन फास्ट है, जो सब चीज़ें होने वाली हैं, तो आप कैसे क्या तैयारी करें। और स्पेशली जिनका राजस्थान वालों का पेपर है तो उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि वो नॉन नर्सिंग को कहाँ से पढ़ें, स्पेशली कंप्यूटर आप है जो कंप्यूटर के लिए मैं सबसे अच्छी आपको एडवाइस यही दूंगी कि नर्सिंग के अभी तक आपने जितने भी पेपर देखे उनमें जो भी कंप्यूटर का लेवल रहा है वो बेसिक रहा है। तो आपके पास जो भी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक हो उससे आप पढ़ सकते हैं। कोई भी अलग से बुक लेने की ज़रूरत आपको नहीं है कि आपको C+ लैंग्वेज पढ़ने की, पाइथन पढ़ना कि जावा पढ़ना, तो ये सब तो आपको पढ़ना नहीं है। बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक से कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिलेबस आपने देख लिया है, और जो भी मेरी तरफ से आपके लिए क्लासेस हो पाएंगी वो आपको करवाई जाएंगी। हाल फिलहाल में तो मेडिकल एंड नर्सेज हब की 3 बुक्स हैं, तीनों बुक्स पर फ्लिपकार्ट पर भी एंड अलग से भी जो लोग डायरेक्ट बुक्स ले रहे हैं तो यहाँ पर बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं। तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप लोग डायरेक्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट करके बुक्स है जो ऑर्डर कर सकते हैं। रहा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट करके बुक्स को ले सकते हैं। यदि आप CHO NHM राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट बुक रहेगी कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO। और यदि आपको डिटेल में और हिंदी में प्लस पेपर सॉल्व करने हैं तो जो ANM की बुक है आप वो भी ले सकते हैं। और जो लोग कंबाइंड बुक्स लेते हैं डायरेक्ट में तो उनको बुक्स है जो और ज़्यादा चीपर प्राइस में पड़ेंगी, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल में बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग तैयारी यदि कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स की, तो मैं बता दूं कि उनके लिए अभी डेली है जो कम्युनिटी पोस्ट में, साथ में एक शॉर्ट है जो क्लास अभी स्टार्ट की गई चैनल पर ही होती है, 3 मिनट और मे बी 3 मिनट या फिर 4 मिनट की रहती है, जिसमें आपको MCQ है जो सॉल्व करने के लिए साथ में आपको आंसर भी बताए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको शॉर्ट में उनको ऐड किया जाता है, जिसमें एक उसमें अभी मैंने ओनली टेस्टिंग की थी जिसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक है जो अब ऐड किए जाएंगे, जो कि आपकी डेली चलने वाली है। जो भी लोग देखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख पाते तो आप लोग बाद में देख लीजिए, क्योंकि आपको शॉर्ट्स देखना, मोस्टली लोगों को शॉर्ट्स देखना बहुत पसंद है, तो उसी वे में हमारी तैयारी भी होती जाएगी। एलेन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेन्स टेस्ट क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ़ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज़ नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेन्स टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए, ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है, पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल।
यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेंस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग IT फील्ड वाले होते हैं या फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी। इसके लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी? मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हैसनर्स इज प्रेजेंट इन। तो हैसनर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हैसनर रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये देखिए वॉल्व ऑफ हैसनर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं? एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है? वॉल्व ऑफ हैसनर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में। टाइफाइड के लिए विडाल होता है। सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ PPD इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो PPD का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए? 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से PPD है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है? 48 से 72 घंटों में। और कितना PPD इंसर्ट किया जाता है? 5 IU। कितना? 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। 3Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है तीन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये तीनों साइन किसके हैं? तो ये हैं यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से। कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज़ में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए? नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीज़ों में रहेगा किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैजे में। किसमें? मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा।
ओवर मैजे खाने से कौन सी कहते हैं मैजे, और ट्रिप्टोफैन है जो मैजे में जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज़ में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे है, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज़ होती है। बहुत सारी डिसीज़ होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है, अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज़ है जो मैजे और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किस में नहीं होगा, तो वो नहीं होगा किस में, मैजे में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट HIV इज नोन एज। तो टाइम पीरियड आपको बताना है, क्या है, टाइम पीरियड बताना है जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होने से लेके एंटीबॉडी डिटेक्ट होने तक का टाइम पीरियड HIV का क्या कहलाएगा। विंडो एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, जिसमें आपको बताना है कि इन्फेक्शन होने से लेके बॉडी एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो क्या कहलाएगा। तो ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। क्या कहलाएगा, विंडो पीरियड। जब आपकी बॉडी को HIV इन्फेक्शन हो गया है और जब एंटीबॉडी डिटेक्ट होना है कि एक्यूरेट है या नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विंडो पीरियड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेप स्मीयर किस टाइप का एग्जाम्पल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी का, टर्सरी का, या फिर नन ऑफ द अबव। तो पेप स्मीयर किसके लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। तो यहाँ पर एक जो सर्वाइकल कैंसर है क्या है, सब क्लिनिकल स्टेट होती है डिसीज़ की प्रोग्रेस होने के पहले की। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, BCG वैक्सीन देंगे। लेकिन पेप स्मीयर में क्या करेंगे, हम डिसीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये किस में आएगा, ये आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में। किस में आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज का जो वायरस है उसका नाम क्या है, एडिनो वायरस, फाइलेरियल मैक्सो वायरस, या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। तो यहाँ पर रेबीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, वायरस है वो क्या है, वो है लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट। क्या है, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, और रेब्डोब्रेडो सेरोटाइप फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। मेनली नाम याद रखना है रेबीज। रेबीज का जो एक क्लासिकल साइन है वो होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। रेबीज किसके कारण होगा, कौन से वायरस से होगा, तो वो RNA वायरस लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। तो मरकरी को हम कौन सी मेथड से डिस्पोज कर सकते हैं, यदि फर्श में मरकरी गिर गई है तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे। वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि मरकरी गिर गई है नीचे तो आप उसको कैसे है जो क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे सेफली। तो करना है आपको केयरफुली कलेक्ट करना है, देन आफ्टर आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कलेक्ट द केयरफुली एंड आफ्टर द रीयूज। नेक्स्ट वन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1974 में, 1985 में, 1978 में, फिर 1992 में। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था लॉन्च 19 नवंबर 1985 में। गेट योर चाइल्ड फुली वैक्सीनेटेड। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है तो मिशन इंद्रधनुष का लोगो दिख रहा है, एग्जाम में भी आता है आपको। लेकिन UIP जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1985 में। यदि आपको फुल डेट के साथ पूछे तो 19 नवंबर 1985 आपको बताना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर स्कॉच टेप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेप बॉम्ब के लिए, पिन बॉम्ब के लिए, क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव के लिए। टेप का सेलोफेन टेप स्वैब टेस्ट है, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पिन बॉम्ब के लिए। किसके लिए, पिन बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेशली ये बच्चों में तो किया ही जाता है लेकिन एडल्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे सेलो टेप होता है उसी तरीके से रेक्टम एरिया में इसको चिपका के है जो एट देन वापस से निकाला जाएगा कि कोई भी पिन बॉम्ब वहाँ पर नहीं है तो नहीं।
तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कौन सा टेस्ट, स्कॉच टेप स्वैब टेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर सेलोफेन स्वैब टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज, तो मंडे फीवर का दूसरा नाम क्या है, बैगोसिस, बायसिनोसिस, सीओपीडी या फिर एब्स्टोसिस। मंडे फीवर का दूसरा नाम है बायसिनोसिस। क्या है, बायसिनोसिस एक रेयर लंग डिसीज है जो कि हेमफ्लेक्स या फिर कॉटन फाइबर डस्ट के कारण होगा, आपको याद रखना है, और ये ऑक्यूपेशनल अस्थमा का कॉज भी बनेगा, या फिर बायसिनोसिस को मंडे फीवर कहेंगे। और जितनी भी जो कॉटन पार्टिकल्स कॉटन डस्ट के कारण होगा तो ये कहलाएगा बायसिनोसिस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया, तो इंडिया का रेबीज फ्री जोन कौन सा है, मतलब वहाँ पर एक भी रेबीज के केस नहीं आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो रेबीज फ्री जोन है तो वो है लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप को इंडिया में रेबीज फ्री जोन है जो घोषित किया गया है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट, तो इन्फेंट में डीपीटी वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई, फोराम, डेल्टॉइड मसल्स या फिर ग्लूटियल मसल्स में। तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है इन्फेंट्स में कहाँ पर, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, जो कि एक सेफेस्ट एरिया है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करने के लिए और नर्व इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में ही क्यों डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, आइम रूट से दी जाती है, तो इसलिए ताकि वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन किया जा सके और नर्व इंजरी को हम क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड, तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होंगी कौन सी डिसीज कहलाती हैं, वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न, व्हीकल बॉर्न या फिर एयर बॉर्न। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होंगी वो कौन सी डिसीज कहलाएंगी, जो डिसीज वाटर और फूड के थ्रू होती है वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न। क्या है, व्हीकल बॉर्न डिसीज, जो इनका पॉजिटिव एजेंट होते हैं इनमें ट्रांसमिशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। आपको याद रखना है व्हीकल बॉर्न का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू डिसीज को कैरी करेगा, और जो लाइफ साइकिल है पैथोजन की एक होस्ट से दूसरे होस्ट में होगी तो वो क्या कहलाएगा, व्हीकल बॉर्न डिसीज। दूसरा आता है फॉमिट बॉर्न, तो फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, कंबल में लिपट के आपके वायरस आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू भी आ सकते हैं, जो कॉमन कोल्ड है जनरली फॉमिट बॉर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू फैलेंगी वो क्या कहलाती है, व्हीकल बॉर्न। और ऐसी डिसीज जो कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू हो सकती है वो फॉमिट बॉर्न। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि वेक्टर इसका कुछ अलग होगा, वेक्टर का मतलब है यहाँ पर मॉस्किटो हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो वेक्टर बॉर्न डिसीज है ये ह्यूमन और अदर एनिमल के थ्रू होंगी, ब्लड फीडिंग एंथ्रोपॉइड हो गए, वही मैंने आपको बताया, मॉस्किटो हो गए, टिक फ्लीज हो गए, डेंगू फीवर होगा। जो न्यूनेट में जो डक्टस आर्टरियोसिस है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिगामेंटम आर्टरियोसम में, लिगामेंटम बीनोसम में, लिगामेंटम अम्बलाइकल में, फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो डक्टस आर्टरियोसिस है आफ्टर द डिलीवरी के बाद, नॉर्मल बर्थ के बाद न्यूनेट का जो डक्टस आर्टरियोसिस है किस में कन्वर्ट होगा, लिगामेंट आर्टरियोसम में। किसमें, लिगामेंटम आर्टरियोसम में। जो फोरामेन ओवल है क्लोज होगा आफ्टर द बर्थ, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फोसा ओवलिस में। डक्टस बीनोसिस कन्वर्ट होगा लिगामेंटम बीनोसम में। और जो विद इन अ वीक ऑफ बर्थ न्यूनेट अम्बलाइकल वेन इज कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट एंड रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस कॉर्ड कॉल्ड अराउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस जो अम्बलाइकल कॉर्ड है किसमें कन्वर्ट होगी, तो ये होने लगती है लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस में। लेकिन जो मेनली आपको एग्जाम में आता है डक्टस आर्टरियोसिस, तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट होगा। लिगामेंटम वेनोसम में जो कन्वर्ट होगा वो होगा डक्टस वीनोसिस। फोरामेन ओवल कन्वर्ट होगा फोसा ओवलिस में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर persistent vascular connection between the pulmonary artery and aorta occurs due to, तो यहाँ पर persistent vascular connection देखने को मिलेगा पल्मोनरी आर्टरी और aorta के बीच में, तो ये किसके कारण होगा, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कारण, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के कारण, या फिर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर
जो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा, एक इसके कारण किस में देखने को मिलेगा, पीडीए में, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में एक कनेक्शन देखने को मिलेगा। एएसडी में क्या होगा, होल होगा, हार्ट के जो अपर चैम्बर है आर्टरिया के बीच में, तो इसमें होल होगा। और वीएसडी में क्या होगा, लोअर चैम्बर ऑफ हार्ट के बीच में क्या होगा, वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होगा, जो एबनॉर्मल कनेक्शन होगा वो कहलाएगा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एबनॉर्मल कनेक्शन होगा पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में, तो वो कहलाएगा पीडीए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन। तो आरएच आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, एंटीहिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन या फिर फोटोथेरेपी। तो कौन से सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है आरएस आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आरएस आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए डिलीवरी के विदिन 72 घंटे के अंदर एंटी डी गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो आरएस आइसो इम्यूनाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, वुमेन्स के ब्लड में कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती हैं जो बेबी को भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो इसीलिए क्या एडमिनिस्टर किया जाता है, एंटी डी गामा ग्लोबुलिन विदिन 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ वन लाइव बेबी ऑलरेडी, ही हैज़ अबॉर्टेड 2 times, देन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री विल बी। तो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर क्या होगा यहाँ पर उसका, प्रेग्नेंट वुमेन है, एक लाइव बेबी है, 2 पहले अबॉर्शन हो चुके हैं, एट द टाइम वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा, तो ये G4 मतलब ग्रेविड 4 times हो चुकी है। अब यहाँ पर लिविंग बेबी है एक उसका प्रेजेंट में, तो वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अबॉर्शन भी करवा चुकी है वो 2 बार, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री निकल के आएगी वो क्या होगी, ग्रेविड 4 times, प्रेजेंट में 1 बेबी है और अबॉर्शन 2 टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, a patient with laryngitis is treated symptomatically for 2 weeks, but he is still experiencing hoarseness, persistence hoarseness may be associated with। तो यहाँ पर एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया गया 2 वीक, लेकिन आफ्टर दैट उसको हॉर्सनेसनेस फील हो रही है, बार बार वही ऐसे उसको अपनी आवाज़ है जो चेंज लग रही है। तो ये क्या है, ये ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, फ्लेरेंजियल कैंसर है, फिर नन ऑफ द अबव। तो वॉइस चेंज होना, हॉर्सनेसनेस टाइप की आपको घोड़े जैसी अपनी आवाज़ लगना, एक क्लासिकल साइन होता है किसका, लैरेंजियल कैंसर का और लैरिंग्स कैंसर का। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, लैरेंजियल कैंसर। 2 वीक तक आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट लिया अकॉर्डिंग टू अपनी सर्दी खांसी के, लेकिन आफ्टर दैट आपकी आवाज़ आपको बदली लगती है, तो ये क्या है, यह लैरेंजियल कैंसर है। नेक्स्ट वन, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक के फादर कौन है, अब्राहम जैकब, मास्लो, एरिक्सन, एफ नन ऑफ द। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब्राहम जैकब कौन है, पीडियाट्रिक के फादर हैं। नेक्स्ट वन, एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बारबिचरेट कॉजेस। तो यदि बारबिचरेट्स को हमने सडनली विड्रॉ कर दिया तो ये क्या कौन से साइन शो करेगा, विड्रॉवल सिम्टम होंगे, स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग्स या फिर सीजर्स। तो बारबिचरेट को यदि हमने सडनली विड्रॉ किया, स्टॉप किया, तो ये क्या कॉज करेगा, ये करेगा सीजर्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ा देगा। CNS डिप्रेजेंट मेडिसिन है बारबिचरेट्स, और जनरली यहाँ पर इनका जो काम होता है इफेक्टिव होती हैं एंजियोलाइटिक्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर भी, एंटी कन्वर्जेंट के तौर पर भी। लेकिन यदि हम इन्हीं मेडिसिन को सडनली स्टॉप कर दें तो जो विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे वो होंगे सीजर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग और एंजाइटी। लेकिन जो सबसे डेंजरस विड्रॉवल सिम्टम होगा वो क्या होगा, सीजर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी, व्हाट इज द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ टोडलर। तो एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क क्या है टोडलर में, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी या फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क पूछा है टोडलर में। तो टोडलर कौन सी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जिनकी एज 2 to 3 ईयर की होती है। कितनी, 2 to 3 ईयर की होगी, वो कहलाते हैं टोडलर। और इनका जो यहाँ पर टास्क होगा, डेवलपमेंटल टास्क होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसको अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर कहेंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे जिनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट देखने को मिलेगी। स्कूल एज बच्चे होंगे 6 से 12 साल के,
इनमें इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। इन्फेंसी पीरियड में पूछे तो बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, लेकिन चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप में पूछे, अर्ली चाइल्डहुड या फिर टोडलर ग्रुप, तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। नेक्स्ट है यहाँ पर इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज, बच्चों में हीमोफीलिया होगा फैक्टर 8 की कमी के कारण। अब यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यदि बच्चे में माइल्ड हीमोफीलिया ए है तो 5 to 40%, 50 to 60%, लेस देन 1% या फिर 1 to 5%। हीमोग्लोबिन का लेवल हीमोफीलिया ए है यदि बच्चे को, तो यहाँ पर फैक्टर 8 का लेवल क्या होगा, फैक्टर 8 की कमी से होगा हीमोफीलिया ए, तो अब यहाँ पर इसी फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा, तो इसका लेवल होगा 5 to 40%। कितना? 5 to 40%, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, माइल्ड हीमोफीलिया पूछा है, माइल्ड पूछा है तो 5 to 40%। अब यहाँ पर जो रेंज है यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया ने जो रेंज दी हुई है फैक्टर एक्टिविटी की, वो कितनी है, 50% एंड 150%। अब CBRT लेवल पे यहाँ पर 3 क्लास में डिवाइड किया है हीमोफीलिया को, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो यहाँ पर आपको पूछी है माइल्ड रेंज, तो माइल्ड कितनी है, 5 to 40%। यहाँ पर यदि मॉडरेट हीमोफीलिया पूछे तो 1 से 5%, सीवियर में लेस देन 1%, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है। नॉर्मल रेंज पूछे तो कितना है, 50 से 150%, कितना, 50 to 150%। लेकिन यहाँ पर लेस देन 1% आता है तो सीवियर, कितना है, सीवियर है। मॉडरेट आता है तो 1 से 5% है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। माइल्ड पूछा है तो 5 to 40% आएगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर गस्टेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट्स द, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन है किस में अफेक्ट होंगे, ईयर्स में, नोज में, आइस में या फिर टेस्ट बड्स में। तो हेलुसिनेशन है एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जो एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, वो चीज़ आपको फील हो रही है, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन पूछा है आपसे, तो ये कौन सा है, टेस्ट बड का। कौन सा, टेस्ट बड का। ऑडिटरी का है तो परसेप्शन ऑफ साउंड होगा, गस्टेटरी है तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट होगा। ऑल्फैक्टरी पूछा तो स्मेल के लिए होगा, विजुअल में आंखों के लिए होगा, और टैक्टाइल में क्या होगा, सेंसेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, फॉल सेंसेशन ऑफ टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर अ कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो विजिबल नहीं हो रही है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया, जीरो कोलैप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया। तो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में जिसके कारण आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो किस कंडीशन में आएगा, तो ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगा, क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मेनोरेजिया का मतलब होगा प्रोलॉन्ग्ड हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होगा पीरियड्स कंटिन्यू आ रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो शो नहीं हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आउटफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 कंडीशन इंक्लूडेड है किसी एक को छोड़कर। अब टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 हार्ट डिफेक्ट हैं, जो कॉम्बिनेशन होगा हार्ट डिफेक्ट्स का इंक्लूड, तो कौन सा नहीं होगा, ओवर राइडिंग ऑफ आर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं यहाँ पर इंक्लूडेड, लेकिन जो नहीं होता है वो कौन सा है, तो वो PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है जो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। ओवर राइडिंग ऑफ आर्टा होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, VSD होगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगा, लेकिन PDA देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर। तो रोसेस प्रोजेक्टिव टेस्ट है किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, ड्रीम्स के लिए, कॉन्शियस डिजायर के लिए, फिर ब्रेन साइज के लिए। तो ये टेस्ट यूज़ किया जाता है अनकॉन्शियस इंटेंशन के लिए, जो आपके मन के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते, तो उनको चेक करने के लिए टेस्ट है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर
इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट तो इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाता है, बर्थ से 1 साल तक का, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बर्थ से लेके 1 मंथ तक का पीरियड तो कहलाता है न्यूनेटल पीरियड। क्या कहलाता है, न्यूनेटल पीरियड। अब बर्थ से 1 वीक तक का तो होगा न्यूनेटल पीरियड। अब यहाँ पर आता है 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ से लेके 1 साल तक का पीरियड कहलाएगा इन्फेंसी पीरियड। क्या कहलाएगा, इन्फेंसी पीरियड। 1 to 3 ईयर का पीरियड कहलाएगा टोडलर पीरियड। क्या कहलाएगा, टोडलर पीरियड। फिर आता है 3 to 6 ईयर, तो 3 to 6 ईयर्स का पीरियड कहलाएगा प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं वो। फिर 6 to 12 ईयर में आएंगे स्कूलर्स और 12 to 18 में आएंगे एडोलसेंट एज ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर, एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, growth retardation and vision abnormalities. These abnormalities are probably caused by maternal. तो यहाँ पर एक इन्फेंट है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज़ है। ये एबनॉर्मलिटी मैटरनल में कौन सी कंडीशन के कारण हुई, मदर में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। फॉलिक एसिड की कमी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो कौन सा यहाँ पर कंपोनेंट डिस्टर्ब रहा या फिर क्या ज़्यादा खा लिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, ग्रोथ रिटार्डेड है बच्चा, विजन भी प्रॉपर नहीं है। तो ये सब हुआ है मैटरनल अल्कोहल कंजप्शन के कारण। जब बेबी वूम में रहा, यूट्रस में रहा, उस टाइम पर माँ ने क्या किया है, अल्कोहल को कंज्यूम किया है, शराब पी है। तो ये सभी साइन किसके, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। बच्चा इस तरीके से पैदा होगा। जो एपिकैंथल फोल्ड्स हैं देखने को आपको मिलेंगे और यहाँ पर थिन अपर लिप होंगे बच्चे में, माइक्रोगैंथिया देखने को, मतलब जो चिन्ह है बहुत शॉर्ट रहेगी। यहाँ पर ये सभी साइन किसके, लो नेजल ब्रिज होगा, तो ये साइन है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के। दैट मीन्स माँ ने जब बेबी यूट्रस में रहा उस टाइम पर क्या किया, अल्कोहल को कंज्यूम किया है। ये सभी साइन उसके हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच वैक्सीन इज स्टोर्ड एट फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी, रेफ्रिजरेटर के। OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो OPV वैक्सीन है जो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी। OPV और मीजल्स दोनों हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, तो इनके लिए यहाँ पर रखा जाएगा। OPV को मोस्टली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहा जाता है और ये फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखी जाती है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन कौन सी है, OPV, कोलेरा, TT या फिर BCG। तो BCG बैक्टीरिया के थ्रू होगा, TT भी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनिक के कारण होगा, कोलेरा भी क्या होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा, डिप्थीरिया विब्रियो कोलेरा के थ्रू। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है क्या है, एक वायरल वैक्सीन है। कोलेरा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, BCG लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है और टिटनस टॉक्साइड, टिटनस क्या है, टॉक्साइड है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट कितनी होगी, 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो बच्चे का यदि यहाँ पर एज है 1 से 2 साल तो बच्चे की जो पल्स रेट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 80 से 130 पर मिनट। कितनी, 80 to 130 पर मिनट। नॉर्मल रेंज का है अकॉर्डिंग टू एज के, तो न्यूबॉर्न में होती है 100 to 150 पर बीट पर मिनट। 3 to 6 मंथ में 90 to 120 हो जाएगा, 6 to 12 मंथ में 100 to 160 रहेगी, 1 से 10 साल में 70 से 130, फिर आ जाता है एडल्ट पीरियड तो 60 से 100। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, RH नेगेटिव मदर डिलीवर्ड अ बेबी, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज मोर लाइकली टू बी ऑर्डर्ड फॉर द बेबी। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, RH नेगेटिव मदर का बेबी डिलीवर हुआ है तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट है जो परफॉर्म करवाया जाएगा, डायरेक्ट कोम टेस्ट, ब्लड कल्चरल, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। कोम टेस्ट परफॉर्म किया जाता है RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करने के लिए। अब 2 तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो यदि RH एंटीबॉडी को डायग्नोस करना है तो यदि बेबी के लिए कहा जाता है तो हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉम टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि बेबी के लिए टेस्ट करवाना है RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। मदर के लिए कहते तब हम करवाते इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के आपका आंसर होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यही चीज़ कहते हैं कि माँ के लिए कॉम टेस्ट करवाना है तो कौन सा कॉम टेस्ट कराएंगे, RH एंटीबॉडी डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए,
तो वो था इनडायरेक्ट, लेकिन बच्चे के लिए कहा है तो क्या होगा डायरेक्ट कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर When वर्ल्ड वाइड हार्ट डे सेलिब्रेटेड, तो हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं? 29 सितंबर को, 29 दिसंबर को, 28 सितंबर को या फिर 28 जनवरी को। तो हम हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? हर साल विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं। और हार्ट डे जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? केप टाउन में। कहाँ पर हुआ था? केप टाउन में। 3 दिसंबर 1967 को करवाया गया था। किसने किया था? डॉक्टर क्रिस बर्नार्ड ने इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था। इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो ये किया था डॉक्टर पीके सेन ने 1968 में। जो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पर इंडिया में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेटेज। जो सांस ले रहे हैं तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है? बढ़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये क्या है? हाइपर एपनिया, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर स्मॉल ब्रीदिंग। तो यहाँ पर एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है लेकिन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ी हुई है तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा यहाँ पर हाइपर एपनिया। क्या कहलाएगा? हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब आप लेट जाते हैं, लाइन डाउन फ्लैट होंगे, तब आपको सांस लेने में दिक्कत होना। स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेगी। किसमें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट में स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज। तो बच्चा यदि प्रीटर्म डिलीवर हुआ है, बच्चा प्रीटर्म हुआ दैट मीन बिफोर 37 वीक की प्रेगनेंसी के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो कौन से साइन है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हैं? नेजल फ्लेयरिंग, वायरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट एंड्रॉइंग। तो किस में देखने को मिलेंगे? तो ग्रंटिंग एंड चेस्ट एंड्रॉइंग तो देखने को मिलता है जनरली निमोनिया के पेशेंट वाले बच्चों में, जिन बच्चों को निमोनिया डेवलप हो रहा है उनमें। बैरल चेस्ट एम्फाइसेमा के पेशेंट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रीटर्म बेबी में जो मोस्ट क्लासिकल साइन है वो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगा? नेजल फ्लेयरिंग। जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर नॉस्ट्रिल क्या होंगे? वाइड होंगे। क्या होंगे? वाइड होंगे। तो इसके लिए क्या कहा गया है? नेजल फ्लेयरिंग। और आरडीएस में जब इमेच्योर लंग्स होते हैं तब ये सिचुएशन डेवलप होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और ये उसी का एक साइन है। क्या? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सीटोनिन या फिर बोथ ए एंड सी। तो एल्डोस्टेरोन को कैल्शियम का बैलेंस बनाने का काम करते हैं पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन दोनों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। अब कैसे करेंगे? कैल्सीटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, हेल्प टू मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन। ब्लड से बोन में कैल्शियम कैसे भेजना है, ये काम कौन करेगा? कैल्सीटोनिन। और इसको रिलीज कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड। पैराथार्मोन को रिलीज करेगी पैराथायराइड ग्लैंड। और ये बोन से बोन टू ब्लड, जो कैल्शियम है बोन से ब्लड में कैसे लेके आना है वो काम करेगा। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो एक जो कैल्सीटोनिन है ये क्या कर रहा है? ब्लड को बोन्स में लेके कैल्शियम को ब्लड से बोन्स में लेके जा रहा है। और जो पैराथार्मोन है ये क्या करेगा? कैल्शियम को बोन्स से ब्लड में लेके आएगा। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पैराथार्मोन एंड कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। तो कौन से सोल्यूशन है क्या करेंगे? जो वाटर है सेल्स से प्लाज्मा में शिफ्ट करेंगे वाटर को। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर एल्कलाइन। तो सॉल्यूशन से आपको इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या कर रहे हैं? सेल्स से प्लाज्मा में वाटर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स टू प्लाज्मा पूछे तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा से सेल्स में पूछे तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या है? ऑस्मोलारिटी इनकी ब्लड और प्लाज्मा की क्या है? सेम रहेगी। एल्कलाइन में क्या होंगे? पीएच वैल्यू होगी मोर देन 7, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? एल्कलाइन सॉल्यूशन।
नर्स आप एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप जब देखते हैं तो जो उसका अपीयरेंस है नॉर्मल किस तरीके से पता करेंगे कि ये नॉर्मल है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर एंड डार्क एम्बर कलर्ड कंटेनिंग थ्रेड्स ऑफ म्यूकस, मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग थ्रेड्स ऑफ म्यूकस, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स, या फिर क्लाउडी ग्रीनिश येलो कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स। इनमें से आपको बताना है कि नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड है बेस्ड ऑन कलर के हिसाब से कौन से कलर का होगा। तो यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड का आपने एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेशली कि जो कलर को लेके एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आते हैं कि यदि रेड कलर का है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ग्रीन है तब क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दिया गया है कि क्लाउडी ग्रीनिश येलो है, क्या है, ग्रीनिश येलो है, लिटिल वाइट है साथ में। तो ये किस तरीके का एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ये होगा सेफ्रॉन कलर जिसको आप कह सकते हैं, होगा पोस्ट मैच्योरिटी के कारण, मतलब कि बच्चा आफ्टर 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है। क्या है, बच्चा आफ्टर 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो नॉर्मल होता है, क्लियर कॉन्साइज कलर होता है, कभी कभी कुछ वाइट स्पेक्स टाइप के उसमें दिख सकते हैं। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। मिल्की ग्रीनिश येलो, क्या है यहाँ पर, मिल्की ग्रीनिश येलो टाइप है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी आपका नॉर्मल नहीं है। अब क्लियर और डार्क एम्बर कलर का है, यहाँ पर यदि आपको कहें क्लियर और डार्क एम्बर कलर में आएगा तो ये आपका फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, किसमें, फीटल डिस्ट्रेस में। तो यहाँ पे यदि आपको नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर नेचर पूछे तो ये क्या होगा, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल तो हो गया, यदि ग्रीन है एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन है मतलब क्या है यहाँ पर, फीटल डिस्ट्रेस। ये हो सकता है किसके कारण, मेकोनियम स्टेंट करने के कारण, किसके कारण, मेकोनियम यदि बच्चा है जो एस्पिरेट कर गया हो। गोल्डन कलर की यदि हम बात करें तो गोल्डन कलर का कब होगा, जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी तब, क्लियर है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी तब ये कैसे होगा, गोल्डन कलर का होगा। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन जो केसर होती है उस कलर को, या फिर आप इसके लिए ग्रीनिश येलो भी कंसीडर कर सकते हैं। ये कब होगा, ग्रीनिश येलो होता है पोस्ट मैच्योरिटी के कारण, ग्रीनिश कब होगा, पोस्ट मैच्योरिटी के कारण, ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी के कारण होगा। यदि डार्क रेड है, डार्क कलर्ड कहें या डार्क रेड कहें, मतलब है कुछ एक्सीडेंटल हेमरेज और ब्लीडिंग हुई है उसके कारण हो सकता है। और यदि ब्राउन कहें, कैसे, ब्राउन या फिर टोबैको जूसी, तो ये किसके कारण है, ये होता है IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ के कारण, बच्चे की गर्भ में ही डेथ हो गई है। तो इतने क्या थे, कलर को लेके एबनॉर्मलिटीज थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्स ऑब्टेन्स अ स्पेसिमेन ऑफ क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट विथ हेड इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिफ्रेंशिएट म्यूकस फ्रॉम द CSF। तो यहाँ पर एज अ नर्स यहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, यदि किसी को हेड इंजरी होती है, क्या है, हेड इंजरी होती है, तो यहाँ पर नाक से क्या हो रहा है, कुछ ड्रेनेज हो रहा है हेड इंजरी के कारण। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये नाक से जो म्यूकस आ रहा है या फिर हेड से CSF है जो ड्रेन हो रहा है, किस तरीके, कौन सा यहाँ पर डिफरेंस बताएगा, प्रोटीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होगा। तो जनरली जो यहाँ पे म्यूकस और CSF के बीच का डिफरेंस बताने के लिए पूछा है तो किससे पता चलेगा, प्रोटीन से, स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ग्लूकोज से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये आपको पता चलेगा CSF से, किससे, CSF है कि म्यूकस से पता चलेगा ग्लूकोज से, क्योंकि म्यूकस में ग्लूकोज नहीं होगा कंपेयर टू CSF के। और ये वैल्यू आपको पता कहाँ से पता चलेगी, ये वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी, ये चलेगी आपको पता ग्लूकोज टेस्ट करके। तो यहाँ पर
CSF में कितना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, जनरली होता कितना है 2.5 टू 4.4 mol पर लीटर के हिसाब से होता है। जो CSF में प्रोटीन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.5 टू 4.4 mmol पर लीटर या फिर 45 से 80 mg पर DL। यदि आपको इस तरीके से याद रखना है, वैल्यू याद रखें आप ये वाली, तो ये होता है ग्लूकोज की वैल्यू, किसकी, ग्लूकोज की CSF में। और जो डिफ्रेंसिएशन पता चलेगा कि ये म्यूकस है कि यहाँ पे CSF, तो ये कौन सी टेस्ट से पता चलेगा, ग्लूकोज को चेक करके। नेक्स्ट वन, द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द क्लाइंट विथ प्री एक्लेम्सिया डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो यहाँ पर MgSO4 यदि क्लाइंट को दिया जा रहा है, मरीज को क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, इसको हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसको आप कह सकते हैं। तो इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, MgSO4। MgSO4 क्यों दे रहे हैं आप, यदि पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है तो प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उन्हीं एक्लेम्टिक फिट्स को मैनेज करने के लिए MgSO4 दिया जाएगा। तो यदि आप मरीज को, प्री एक्लेम्सिया वाले मरीज को MgSO4 दे रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के लिए, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट के लिए, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट के लिए, कि डिक्रीज यूरिनरी इरिटेबिलिटी के लिए, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे उस पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। तो यहाँ पे यदि आपने MgSO4 दिया है मरीज को, तो आप यूरिनरी आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि BP जनरली बढ़ता है तो जो ब्लड वॉल्यूम है और जो आपकी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम वो भी बढ़ेगा, उसको हमें क्या करना है, बॉडी से फ्लश्ड आउट करना है। और MgSO4 दे रहे हैं जब आप, तो आपको यूरिनरी आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ को आपके लिए चेक करते रहना है। क्लियर है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर किया जाएगा जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तब कंसीडर क्या किया जाएगा, पोस्ट पार्टम हेमरेज। अब प्राइमरी, तो यदि डिलीवरी होने से लेके विदिन 24 घंटों के अंदर यदि हो जाती है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग, तो कहलाएगा PPH। आफ्टर 24 आवर तो वो कहलाएगा सेकेंडरी PPH। सबसे कॉमन PPH का रीज़न क्या होता है, तो होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। क्या है, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज excessive alcohol use while on warfarin therapy leads to। एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करते हैं जब आप वारफरिन थेरेपी पर हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखें कि जब वारफरिन थेरेपी ले रहे हैं लेकिन साथ में अल्कोहल भी ड्रिंक करते हैं, क्या होगा, डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन। वारफरिन क्या है, एक एंटीकोआगुलेंट है। क्या है, एंटीकोआगुलेंट है। अब यदि आप अल्कोहल भी साथ में लेते हैं लेकिन वारफरिन आपकी थेरेपी चल रही है, तो यहाँ पर आपको क्या होने के चांसेस रहेंगे, डिक्रीज्ड एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट होगा, इंक्रीज्ड एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक का मतलब है कि आपकी, मान लीजिए किसी बीमारी के लिए आपको वारफरिन है जो दिया जा रहा है, वारफरिन दिया जा रहा है जो कि एक टेरेटोजेनिक इफेक्ट भी करती है। तो यदि वारफरिन देते हैं आप, तो साथ में यदि कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर जो वारफरिन थेरेपी दे रहे हैं आप, कोई शराब भी पी रहा है, ऐसे केस में एंटीकोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि यह अल्कोहल भी है जो आपकी बॉडी में कुछ प्लेटलेट्स, बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। देखिए, अल्कोहल कैन ऑल्सो कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट्स देन नॉर्मल। प्लेटलेट सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। वारफरिन क्या है, इंटरफेयर करेगा क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो यदि आप शराब पीते हैं तो यहाँ पर मेजर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, क्योंकि वारफरिन इस चांस को और बढ़ाने का काम करेगा।
तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज्ड एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट। क्लियर है। मान लीजिए कोई शराब पी रहा है लेकिन उसकी वारफरिन थेरेपी चल रही है, तो ऐसे केस में जो एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट है वारफरिन का वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ेगा जब ये इफेक्ट, तो यहाँ पर वारफरिन के इफेक्ट पड़ने के कारण ब्लीडिंग के रिस्क हैं वो भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, सॉरी रेशियो है, किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। ऑप्शन में है पर 1 लाख बर्थ, पर 10,000 बर्थ, पर 1,000 बर्थ या फिर पर 1,000 पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टेलिटी का डिनोमिनेटर हमेशा एग्जाम में आता है, किस टर्म में यूज़ किया जाता है, सभी 1000 में यूज़ किए जाते हैं, चाहे IMR हो, लेकिन MMR में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में जो डिनोमिनेटर है वो होता है 1 लाख। कितना, 1 लाख बर्थ। ये देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज द नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42वें दिन तक यदि डेथ हो जाए माँ की, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, वो 1 लाख पर बर्थ। द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चौथे नंबर का हेल्थ डायमेंशन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट और डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ANM का पेपर दें आप या NHM या फिर CHO, कोई सा भी एग्जाम दें। तो फोर्थ डायमेंशन कौन सा है, फिजिकल, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन। चौथे नंबर का डायमेंशन कौन सा है, तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो है यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। कौन सा, स्पिरिचुअल डायमेंशन। टोटल 5 डायमेंशन होते हैं, फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट वन इज द सोशल। तो यहाँ पर जो हेल्थ डायमेंशन है, ये डायमेंशन एक से दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन विच एनी डिसीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन है। तो इसमें जो 5 डायमेंशन है जिसमें से चौथे नंबर का पूछा गया है तो वह स्पिरिचुअल डायमेंशन, और 5वां पूछते तो वो होता सोशल डायमेंशन। फर्स्ट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज द सोशल डायमेंशन। एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को डायरेक्टली है जो क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम भी करेगा। नेक्स्ट इज अ कपल विथ 1 चाइल्ड हैज बीन ट्राइंग without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. एक कपल है, एक चाइल्ड उनका ऑलरेडी है, लेकिन वो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूसरा बच्चा भी हो जाए, लेकिन क्या हो रहे हैं, अनेबल हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी या फिर इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर क्या है कि एक बच्चा हो गया है तो लेकिन अब दूसरे के लिए ट्राई कर रहा है तो हो नहीं रहा है, तो स्टरलिटी तो है नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो गया है, और ना ही ये प्राइमरी होगा क्योंकि एक बच्चा ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक भी बच्चा कंसीव ना हो पाता, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा ऑलरेडी कंसीव हो गया है, दूसरा बच्चा चाहिए है, 1 साल से बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब ये कि इनेबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी, कई सालों तक कोशिश करने के बाद एक भी बच्चा ना होना, तो क्या है, वो कहलाएगा स्टरलिटी। लेकिन एक बार बच्चा हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी का मतलब ये भी हो सकता है कंसीव कर जाए लेकिन बच्चा ना हो पाए, वुमेन प्रेग्नेंट हो जाए लेकिन बेबी को, जो लाइव बेबी उसको बॉर्न ना कर पाए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इट्स अ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि 1 चाइल्ड ऑलरेडी है, दूसरे के लिए कोशिश की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज
रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कब इसकी स्थापना हुई थी? हेनरी फोर्ड के द्वारा, हेनरी डोनाल्ड, हेनरी ब्राउनी या फिर नन ऑफ द अबव? एक क्वेश्चन आता है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को कई बार नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, 3 से 4 बार लगातार जो प्राइज़ मिला है वो रेड क्रॉस सोसाइटी को ही मिला है। तो इसकी स्थापना की थी किसने? हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में। किसने? हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में इसकी स्थापना की थी, रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज? तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है? एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज? यहाँ पे कहा है होम विजिट किया आपने किसी भी फैमिली के यहाँ पर, तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग लास्ट फेज क्या होगी? लास्ट फेज होगी पोस्ट एक्टिविटी फेज। कौन सी? पोस्ट विजिट फेज और पोस्ट एक्टिविटी फेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज कहलाएगी। कौन सी? लास्ट फेज। पहली होती है इनिशिएशन फेज, दूसरी होती है फिर प्री विजिट फेज, तीसरी होती है एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द फेज, क्या आपने एक्टिविटी की। चौथे नंबर पर होता है टर्मिनेशन फेज और पाँचवें पे आता है पोस्ट विजिट एक्टिविटी। मतलब आफ्टर आप सब कुछ करा है, दोबारा से एक बार और चेक करने जा रहे हैं, तो वो कहलाएगी पोस्ट विजिट फेज। अर्ली और इनिशियल फेज पूछें तो वो कहलाती इनिशिएशन फेज, फिर प्री विजिट, फिर एक्टिविटी, फिर टर्मिनेट करना है, फिर यहाँ पर पोस्ट विजिट फेज। लास्ट फेज यहाँ पे पूछी है होम विजिट की इन फैमिली में, तो वो क्या होगी? वो होगी पोस्ट विजिट फेज। टर्मिनल फेज 4th नंबर पे आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट? यदि आपके पास 0.5 mg की क्लोरीन की गोली है तो कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर जब यदि करते हैं आप, तो क्लोरीन की जो 0.5 mg की टैबलेट है से कितना पानी डिसइंफेक्ट होगा? तो होगा 20 लीटर। कितना? 20 लीटर पानी डिसइंफेक्ट होगा। तो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। और क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो कहलाता है ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट। क्या है? ऑर्थोट्यूलिडीन टेस्ट किया जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर में क्लोरीन की मात्रा कितनी है उसके लिए। और जो प्रोसेस है यहाँ पर क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर रहे हैं पानी में, वो कहलाएगी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन? तो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप कदम उठाए जा रहे हैं कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को क्या करना है? स्टॉप करना है। डिसीज़ हो गई, पता चल गया, उसकी प्रोग्रेस को क्या करना है? मैनेज करना है। तो यहाँ पर कौन सा प्रिवेंशन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव? प्राइमरी में डिसीज़ को आप क्या करते? होने के पहले की फेज है जिसमें इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते? होने से बचा ही सकते हैं। सेकेंडरी में हो गई है डिसीज़, डायग्नोस हो गई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, तो होगा सेकेंडरी। टर्सरी में क्या होगा? ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी इंजरी है या फिर जो भी डिसीज़ है वो सब ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वापस से फंक्शनिंग में लाना क्या कहलाएगा? टर्सरी। प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर कहा है कि डिसीज़ की प्रोग्रेस को स्टॉप करना, मतलब पता चल गया कि डिसीज़ हुई है तो ये प्राइमरी नहीं है, ये कहलाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट ओनली इन डिमेंशिया व्हेन कंपेयर्ड विद द डेलीरियम? तो जब हम डिमेंशिया को डेलीरियम से कंपेयर करते हैं तो कौन सा सिम्टम है जो ओनली डिमेंशिया में देखने को मिलेगा लेकिन वो डेलीरियम में नहीं होगा? ऑप्शन में मिस परसेप्शन, विविड इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, सिस्टमाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। तो यहाँ पर डिमेंशिया, डेलीरियम दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक सिम्टम ऐसा होगा कि दोनों के बीच का एक जो कंपेयर है या फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा वो होगा सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। डिमेंशिया में क्या होगा कि जो डिल्यूजन है एज कम्पेयर टू डेलीरियम के
बहुत ही अर्ली स्टेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन डेलीरियम में लेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये रहा एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में। डेलीरियम जनरली रैपिड है, जो बहुत ही फास्ट तरीके से है जो देखने को मिलेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा। लेकिन डेमेंशिया जनरली या तो ओल्ड एज पर्सन में होने के चांसेस होते हैं या फिर ये लंबे टाइम तक रहेगा। और जो सिम्टम्स हैं किसी भी दिन में है जो क्या रहेंगे, डेलीरियम के कभी ठीक हो जाएंगे आप, कभी नहीं होंगे, लेकिन डेमेंशिया के सिम्टम्स क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो लंबे टाइम तक रहेगी। ड्यूरेशन की बात करें तो डेलीरियम है जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन डेमेंशिया को ठीक होने में सालों लग जाते हैं। और जनरली जो डेमेंशिया है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में देखने को ज़रूर मिलता है। ओरिएंटेशन डिस्टर्ब रहेगा, डिसोरिएंटेड रहेंगे डेलीरियम वाले, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन डेमेंशिया में ऐसा नहीं होगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहेगा, इनमें कभी कभी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता है जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये कम टाइम के लिए रहेगा। लेकिन डेमेंशिया में आप स्टेबल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, लेकिन आपको डिसोरिएंटेशन है जो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच के यदि डिफरेंस की बात की जा रही है तो डेल्यूजन देखने को मिलेगा किसमें, डेमेंशिया में, लेकिन डेलीरियम में नहीं। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन विच इज एनजी ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब, इट इज कॉल्ड। तो यदि किसी पर्सन को एनजी ट्यूब इंसर्ट की गई है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की गई है, उसने कुछ खाया है, हो सकता है कुछ पॉइजन लिया हो, कुछ भी ऐसा खाया हो जिसको क्या किया गया है, रिमूव किया गया है ट्यूब के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलोनिक इरिगेशन, डीकम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवास या फिर गैस्ट्रिक गैवास। तो यहाँ पर एनजी ट्यूब इंसर्ट दोनों केस में की जाती, लेवास में और गैवास में भी। लेकिन गैवास में क्या दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा खाने पीने को, लेकिन लेवास में क्या है, जो खाया पिया है उसको बाहर निकाला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक लेवास। इस तरीके से है जो बाहर निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गैस्ट्रिक लेवास। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अ नर्स इज रिसीविंग अ पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज रीनल डिसऑर्डर, द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। तो यहाँ पर एक नर्स है जिस पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है, उसके रिकॉर्ड्स है जो चेक किए हैं उसने, तो कौन से लेबोरेटरी रिजल्ट है जो पता करेगा आपको कि पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है। इंक्रीज्ड HB लेवल, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी कल मॉर्निंग में उसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। और आज ही रात में GK की आपको एक और क्लास करवाई जाएगी, और सेकंड चैनल पर डेली आपको 5 मिनट की क्लास है जो करवाई जाती है, जिसमें आपका कोई भी एक टॉपिक क्लियर किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।